वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज की हम पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सो बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट बैकग्राउंड वी हैव कवर्ड टिल टुडे। तो हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडियन पॉलिटी इज़ मोर और लेस इट्स ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के क्रम में हमें ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी और उसने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया। और इसी के बाद हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें जानना होगा। और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हम इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर्मेशन, जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पिछली क्लासेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम क्रिप्स मिशन प्लान टू द कैबिनेट मिशन प्लान, यहाँ तक होते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसमें टोटल 389 सीट्स अलॉट की गई थी। बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ओनली 299 सीट्स वर लेफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये सब बातें, जानकारी जो भी है, किस भी पार्टी ने कौन कितनी सीट जीती और कितनी प्रॉब्लम्स आई हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सिर्फ फॉर्म करने के लिए ही, उसके इलेक्शन से रिलेटेड हो या फिर उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को देखने से रिलेटेड हो, ये सारी बातें पिछली क्लासेस में हो चुकी हैं। देन वी हैव कवर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी पहली मीटिंग होती है, एंड दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू नो। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इस मीटिंग में सबसे रेलेवेंट बात क्या है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है। और आफ्टर दैट द इलेक्शन फॉर द परमानेंट प्रेसिडेंट विल टेक प्लेस। तो 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुना जाता है। देन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है, किन बातों पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उन सब बातों को स्पष्ट करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। तो दीज 3 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: 9th of December, 11th of December एंड 13th of December 1946। ओके, तो ये डेट्स हमें जाननी है। 9, 11 और 13, सबके बीच में 2-2 दिन का गैप है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, हम पहुंचे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक, जो कि पास होता है 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सारी बातें हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, काफ़ी इलेबोरेटली इन बातों को बताया जा चुका है। तो आप जरूर पिछली क्लासेस को देखें। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो रिलेशन है, मैं रोज जब भी आपको क्लास शुरू करता हूँ बताता हूँ कि प्रियम्बल से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। व्हेन वी रीड अबाउट प्रियम्बल तब हम देखेंगे इस बात को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो आप इसकी बातों को जरूर ध्यान से देखिएगा। देन वी हैव सेड दैट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो लोग चुनकर आने थे वो तो चुनकर आ चुके हैं, जिस भी तरह से उनका इलेक्शन हुआ वो हो चुका है, और इसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी है। और एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ हम शुरू कर चुके अपना ऑफिशियल वर्क। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमें गाइड करेगा कि किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किन बातों का ख्याल रखना है। इन सब बातों के बाद असल बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किस तरीके से किया जाएगा। तो इसे करने का जो जिम्मा था वो अलग अलग छोटी छोटी कमिटीज़ को दे दिया गया, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के बात करेंगी, चर्चा करेंगी। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लगभग सभी मेंबर अलग अलग कमिटीज़ में बैठेंगे। ये छोटी छोटी कमिटियाँ जो रिकमेंडेशन देंगी, उसकी मदद से फाइनली तैयार होगा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट। और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक अलग से दूसरी कमेटी को मिली थी, दैट इज़ कॉल्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही इसी कमेटी को श्रेय जाता है इन बाकी कमेटियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट तैयार करने में। उस डॉक्यूमेंट में जो जो बातें लिखी गई हैं आफ्टर मच डेलिब्रेशंस, ये सारी बातें सामने रखी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे भीमराव रामोजी अंबेडकर, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद रहना चाहिए, जिनका नाम है सर B.N. Rao, and he is the main advisor of the Constituent Assembly
इनको मेन एडवाइज़र बनाने के पीछे रीज़न था कि ये एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट थे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्हें बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान था, उनका इन्होंने थॉरो अध्ययन किया था और इनकी मदद से हमने अपने ड्राफ्ट को तैयार करने में हमें थोड़ी आसानी हुई। So B.N. Rao is also an important personality while we are talking about the Indian Constitution. Then we said that जो changes हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो बदल जाती है एक खास एक्ट पास होने के बाद, विच इज़ नोन एज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये एक्ट कहाँ पास हुआ था? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया था। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाने के पीछे रीज़न था कि इंडिया को जो आज़ादी मिलेगी वो ऑफिशियली मिलेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है और उसके तहत ये घोषित किया जाता है कि आज से भारत एक आज़ाद मुल्क है। अब ये भारत जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि एक डोमिनियन का जो इसका स्टेटस था वो अब इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बदल जाएगा। तो इंडिया के स्टेटस रहे हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड में कुछ इस प्रकार से। तो जो सबसे पहले मुगल पीरियड था, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के पूरे हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था, एंड आफ्टर द 1857 के बाद जो क्वीन ने चार्टर जारी किया था, उसके बाद एक पूरा जो भारत है वो ब्रिटिश इंडिया बन गया था, विच कम्स अंडर डायरेक्टली द ब्रिटिश रूल। और इसके एक और हिस्से थे जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, तो जो राजाओं के द्वारा गवर्न हिस्से होते थे, इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ही उसे रूल करते थे, बट राजाओं को एज अ फेस बनाया गया था। तो द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया कंबाइंडली कवर द प्रेजेंट इंडिया। इसके अलावा फिर जब भारत में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ 1946 के बाद से, तब से भारत का स्टेटस था डोमिनियन ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर पासिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया बिकेम अ सोवरन इंडिपेंडेंट कंट्री। और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई अपने आप में सोवरन। सोवरन का मतलब होता है संप्रभु, यानी कि हम अपने प्रभु स्वयं हैं। तो संप्रभु का मतलब है स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु होने का मतलब, प्रभु वर्ड कभी कभी ईश्वर भगवान के लिए भी यूज होता है, बट यहाँ प्रभु का मतलब है कि अपने निर्णय खुद लेने वाला। तो अगर हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं बिना किसी बाहरी दबाव के, तो हमें संप्रभु कहा जाता है। सो एज अ कंट्री वी आर सोवरेन नेशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट आल्सो बिकेम द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब जो संविधान सभा है वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। इसका मतलब उन निर्णयों में ऐसे निर्णय भी हो सकते हैं जो पुराने कानूनों को रद्द कर सकें, जो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, लॉ मेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया दैट कैन बी रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें किसी भी व्यक्ति या बाहरी किसी देश का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट चेंज दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। और उसके साथ ही कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो 389 स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो अब घट कर रह गई 299, बिकॉज पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वो अलग हो गया था, एंड प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर धीरे धीरे जुड़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डुअल रोल भी हो गया था, जो था एक इंडियन पार्लियामेंट के रूप में और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में भी। ये रोल उसने कैसे प्ले किया, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, कौन भारत के पहले स्पीकर थे और कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रेसिडेंटशिप संभाले हुए थे, ये सारी बातें पिछली क्लासेस में बताई जा चुकी हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखें। और हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि द डेट 17 नवंबर 1947 एंड 24 जनवरी 1950 ये क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही 26 जनवरी 1950 एंड द जनरल इलेक्शन 1951-52 का क्या रिलेशन है, ये भी हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फाइनल एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू वेरियस कमिटी वाइज डिस्कशंस एंड दी जो भी एडवाइजर थे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके सजेशंस के बाद एक ड्राफ्ट बना, जिसमें ओरिजिनली 315 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स क्या होते हैं ये भी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, सो डू चेक आउट दिस। एंड आफ्टर द फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीटेड, उसका फर्स्ट रीडिंग होती है आफ्टर 8 मंथ, बिकॉज
8 मंथ के टाइम को इसलिए दिया गया था ताकि हम उस पर जरूरी अमेंडमेंट देख सकें, पब्लिक के प्रति ओपन रखा गया था और सभी लोग इस पर अपनी अपनी राय रख सकते थे। देन आफ्टर फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीशन उसका फर्स्ट रीडिंग होती है इस टाइम पीरियड में। फर्स्ट रीडिंग में ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना है उस पर डिस्कशन होता है इन अ समराइज वे और उस पर एक वोट किया जाता है। देन उसकी सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि प्रोविजंस जो उसकी डिटेल्ड रीडिंग है वो होती है इस डेट से। एंड द सेकंड रीडिंग में ही सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए जाएंगे, यानी कि हर आर्टिकल पे डिस्कशन होगा, हर एक छोटी छोटी बात पे डिस्कशन होगा। एंड इट टेक मोर देन 1 ईयर का टाइम लगभग इसने लिया था। तो सेकंड रीडिंग में टोटल 7,500 के आसपास संशोधन अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे एंड 2,473 अमेंडमेंट्स वर थॉरली डिस्कस्ड। तो इतना सब डिस्कशन होने के बाद जो कुछ भी बदलाव किए जाने थे वो कुछ बदलाव किए गए आफ्टर वोटिंग, मेंबर्स के बीच में वोटिंग हुई और फिर अमेंडमेंट उसमें लागू किए गए। और इन सबको होने के बाद जो फाइनल बना डॉक्यूमेंट उसकी थर्ड रीडिंग की गई, थॉरो रीडिंग कहते हैं जिसे, या जिसे समराइज वे में जिसको रीडिंग कहते हैं, यानी कि हर पार्ट पे वोटिंग हुई और एक एक करके हर पार्ट पास होता गया। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को। कुछ इमीडिएटली प्रोविजंस इसके लागू हो गए बट टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू नहीं हुआ था, जो कि होना था टोटल कॉन्स्टिट्यूशन लागू 26 जनवरी 1950 को। वाई वी चूज द डेट ऑफ 26 जनवरी, तो इसके बारे में भी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं डिटेल वाइज। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को एक कार्य और किया गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया और इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। तो कुल मिला के हमें समझ में आया कि इतनी सारी लेंदी प्रोसेस होने में 2 साल 11 माह 18 दिन का वक्त लगा और कुछ लोगों ने इसको देखा दर्शक के तौर पे और इसमें इतने पैसे खर्च हुए। इसके अलावा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को भी अडेप्ट किया गया और इनकी ये इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये डेज याद होने चाहिए। दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कॉमनवेल्थ क्या है, हमने उसकी मेंबरशिप कब ली, क्यों ली, उसके पीछे के क्या रीजन हमने दिए, इन सब बातों को भी हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। देन तो कल की क्लास थी उसमें हमने कुछ चैलेंजेस पर डिस्कशन किया था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्लास जिसमें हम कल की जो बातें उनको दोहराते हुए आज जो टोटल चैलेंजेस के मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन बातें हैं उनको देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैलेंजेस। तो कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी आइडियोलॉजीज एंड इंटरेस्ट थे, इतनी सारी आइडियोलॉजीज जो एक दूसरे के अपोजिशन में भी कभी कभी खड़ी हुई दिखती थी, कुछ बारीक बातों पर उनके मतभेद भी हो सकते थे। तो इन सब मतभेदों से हटते हुए उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवाना, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसने बखूबी इस कार्य को अंजाम दिया। इसमें हमने कौन कौन सी आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। सो गांधीइज्म जिसे गांधीवाद कहते हैं, सोशलिज्म जिसे समाजवाद कहते हैं, मार्क्सिज्म जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, नेशनलिज्म जिसे राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, एंड लिबरलिज्म जिसे उदारवाद भी कहा जाता है। इतनी सारी आइडियोलॉजीज क्या थी, उनकी बेसिक बातें इन अ ब्रीफ हम डिस्कस कर चुके हैं और इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ने के क्रम में हमने जाना कि एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से किन मुद्दों पर डिफरेंट हो सकती है और उन मुद्दों पे कैसे कोऑर्डिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया जाएगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली टू सेलेक्ट द राइट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि देश में जो भी अब आने वाले समय में विकास कार्य किए जाएंगे उनको किस आइडियोलॉजी के अंतर्गत हमें करना चाहिए, इसको लेकर भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे और उन सब पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में सामंजस्य बिठा के एक राइट पाथ चुनना, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने मेजर चैलेंज था। और ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि गांधीयन जो थिंकर्स थे वो किस प्रकार के डेवलपमेंट मॉडल को सोचते थे, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थिंकर्स के सामने किस तरह के डेवलपमेंटल मॉडल थे और उन्होंने किस तरह के डेवलपमेंटल मॉडल को सजेस्ट किया फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म की बात करने वाला लिबरलिज्म वो किस तरीके से नुमाइंदगी करता था एक खास तरह की आइडियोलॉजी की, और इन सब के बीच में कैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब बातों को डाला, ये हमने समझना होगा आने वाले दिनों में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब भी। और ये भी हमें जानने को मिला है कि ये एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने।
उसके बाद हमने इस पे भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था कि माइनॉरिटीज़ के जो हित हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, कास्ट ग्रुप हैं, उन सब के बीच, और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उन सब के बीच जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रिलेशन है, उसके साथ ही जो पार्टीशन का दंश है और उससे पैदा हुआ कम्युनलिज्म की जो भावना है, उसकी जो फायर बर्न हो रही है, उसको भी कैसे टेम किया जाए, ऐसे कैसे प्रोविजन बनाए जाए जिनसे कि हर तबके के व्यक्ति को लगे कि उसकी बात यहाँ रखी गई है और उसको इस देश में प्रॉपर सुरक्षा मिलेगी। इन सब बातों को डालना, इन सब बातों पे डिस्कशन करना, ये बहुत जटिल कार्य था और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक मेजर चैलेंज था। उसके अलावा नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखने वाले प्रोविजंस बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत बड़ी आबादी थी और उसके साथ ही यहाँ बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप थे, हर एक लेवल पे, भले ही वो कास्ट के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, या सोसाइटी एज अ होल देखी जाए तो रीजन वाइज भी बटी हुई थी, अलग अलग हिस्सों में हम बटे हुए थे। तो उन सब के बीच ऐसा सामंजस्य बनाने वाले प्रावधान बनाना जो संविधान में लिखे जाएं, जिनकी वजह से आगे आने वाले समय में हमारा देश यूनाइटेड रहे, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, इन सब बातों को ध्यान रखना एक बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और उसके अलावा एक प्रिंसली स्टेट्स नाम की एक हिस्सा भी था भारत में, जो कि भारत में शामिल होने से अभी आनाकानी कर रहे थे। तो उन सबको भी, देसी रियासतों को कैसे भारत में जोड़ा जाएगा, उनके लिए कौन से प्रोविजंस, टेम्पररी प्रोविजंस हमें देने पड़ेंगे जिनकी वजह से वो हमारे जो एक पूरा यूनिटी है जो देश की, उसमें शामिल हो सके, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूएंट के सामने एक बड़े चैलेंजेस थे और ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चैलेंज देखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो है टू चूज द सुटेबल मॉडल फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, इस पर भी बहुत भारी चर्चा हुई थी और हर तरह के गुट के व्यक्ति अपने अपने आधार पर, अपने अपने विचारों के आधार पर उस तरह के लोकतंत्र को, उस तरह की डेमोक्रेसी को देश में अपनाने की अपील करते थे। डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा है पिछली अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में पॉलिटी की, कि कितने टाइप की डेमोक्रेसीज हो सकती हैं, कितने तरह के गवर्नमेंट सिस्टम हो सकते हैं। यहाँ पर उन बातों की इम्पोर्टेंस है और अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखें, उनमें हमें बताया गया है कि डेमोक्रेसी के कितने मॉडल हो सकते हैं। इसको हम इलेबोरेटली अभी एक बार देख लेते हैं। सम लीडर्स विश टू अडॉप्ट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। बिकॉज दे थॉट दिस सिस्टम इज गुड फॉर कंट्रीज यूनिटी एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एक एम्पावरिंग एग्जीक्यूटिव हमें मिलता है, वो स्वतंत्र होता है अपने कार्य करने के लिए। इस हिसाब से किसी भी देश में एक पावर सेंटर बनता है और वो बांध के रखता है उस देश की रिच डाइवर्सिटी को एक सूत्र में। तो इसलिए कुछ लीडर्स का मानना था कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमें भी अपनाना चाहिए, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा था और बहुत सारे अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बात देखी थी जहाँ जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी। तो एक रीजन ये देते थे। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, सम लीडर्स फेवर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये भी हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से। पार्लियामेंट्री सिस्टम में खास बात ये थी इसे अपनाने की कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हम भारतीय इससे काफी हैबिचुअल थे, हमें इसके बारे में मूल रूप से बहुत जानकारी थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हम पे जब तक भी शासन किया लेटर हाफ ऑफ द ब्रिटिश पीरियड, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत ही चलता रहा और पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम लोग ठीक से अवगत थी हमारी जनता। तो उन्हें किसी भी प्रकार की इस तरह की राजनीतिक शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। तो यही बात कहने की कोशिश की उन लोगों ने जिन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम की नुमाइंदगी की या उसको फेवर किया। So on the other hand, some leaders favor parliamentary system because Indians were well versed in this type of system under the long British rule. हमें इस सिस्टम की आदत पड़ चुकी थी। Some numbers of leaders were also there. उसके अलावा एक और गुट था who rejected both the systems. ना उन्हें प्रेसिडेंशियल सिस्टम जरूरी लगता था भारत के लिए, ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, and they tried to invent a third decentralized form of democracy.
तो जब डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड सुनते हैं तो सीधे सीधे एक खास तरह की विचारधारा हमारे सामने आनी चाहिए, जो कि है गांधीवाद। और गांधीवाद इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज महात्मा गांधी ने इस तरह के किसी सिस्टम की अपील की थी जब भी देश आज़ाद हो उसके लिए। उनका सपना था कि जो ग्रामीण स्तर है वहाँ से डेमोक्रेसी उठनी चाहिए, यानी कि एक सेंटर ना होके डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए पावर, और डेमोक्रेसी निचले हिस्से से ही उठकर ऊपर की जो पावर्स है उन्हें एक सोर्स ऑफ पावर दे। इसके आधार पर जो सबसे निचला तबका है समाज का वो भी पॉलिटिक्स में टेक पार्ट कर सकेगा और देश की जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उनमें उसकी सीधी भागीदारी होगी। तो इस तरह का डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की नुमाइंदगी करने वाले कहते थे कि उधर जहाँ डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी वहाँ विलेज पंचायत लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, और यही इंस्टीट्यूशंस सेलेक्ट किए जाएंगे हर लोकल लेवल पे लोगों के द्वारा, और यहाँ के जो नेता होंगे उनका भी डायरेक्ट एक्सेस होगा अपनी जनता के साथ। फिर जो विलेज पंचायत लेवल के इंस्टीट्यूशन बनेंगे यही आने वाले ऊपर के जो लेवल्स हैं उनको एम्पावरमेंट देंगे, यानी कि उनका इलेक्शन यहाँ से होगा। देन फिर जो अपर लेजिस्लेचर्स हैं वो उससे ऊपर के अपर लेजिस्लेचर को चुनेंगे, यानी कि स्टेट से सेंटर की तरफ हम बढ़ेंगे, एंड सो ऑन दिस गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द गांधीयन वे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इतने सारे स्ट्रक्चर हमें प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम जानते हैं अमेरिका से इसका मेल जुल है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटिश से हमारा मिलता जुलता सिस्टम है, और उसके अलावा एक गांधीयन सिस्टम है जो ओरिजिनली हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने इसको एक मॉडल प्रस्तुत किया था। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके ही दौरान महात्मा गांधी की तो हत्या कर दी जाती है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उन सबके बीच गांधी जी के विचार हमेशा जिंदा रहे। तो उन्होंने इस टाइप की जो भी गवर्नमेंट सिस्टम था, इस तरह का जो भी गवर्नमेंट सिस्टम था उसकी पैरवी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इन सब सिस्टम में जो कि एक दूसरे से बेहद अलग हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनिंग, उन सबके बीच कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हर तरह के व्यक्ति को संतुष्ट कर सके, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म या डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन सब को संतुष्ट करने वाले कौन से ऐसे प्रावधान बनाए जाए और क्या सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। तो इस पर डीप डिस्कशन हुआ। ये एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और बाद में हम पाएंगे कि हमने मोर और लेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, बिकॉज जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके तहत हमें शासन चलाने की एक अच्छा अनुभव था, और देश के लोगों की जो जागरूकता है इस मामले में बेहतर थी, बशर्ते कि कोई नया सिस्टम प्रेसिडेंशियल हो या जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसको अगर हम लागू करते तो इतनी बातें अगर हम देख चुके हैं, इतनी बातों पर ध्यान अगर हमारा जा चुका है, तो ये हम समझ चुके हैं कि इस तरह की चीजों को चुनने के लिए भी चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। उसके अलावा टू सेलेक्ट द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज द इनेबलर ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो संविधान बनेगा उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, क्या वो ज्यादा केंद्रीकृत होगा या विकेंद्रीकृत होगा, इस पर भी बहुत डिस्कशन हुआ। केंद्रीकृत स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी माना गया कि एक देश जहां बहुत सारी डाइवर्सिटी हो वहां एक सूत्र जरूर होना चाहिए उसे बांधे रखने के लिए, और विकेंद्रीकृत भी कुछ इसी तरह से माना गया कि इस देश में जहां बहुत सारे तबके हैं उन सबकी एस्पिरेशंस लोकल लेवल पे ज्यादा मुखर होकर सामने आ सकेंगी, और लोकल लीडर्स ही उनकी जो समाधान है उनको ठीक तरीके से कर पाएंगे, और इस तरह से उनकी एस्पिरेशन फुलफिल होंगी। तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होना चाहिए, ये डिबेट थी। और इस डिबेट का अंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे किया, कैसे उन सब बातों का ध्यान रखा, ये एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और अब हम देखते हैं इसको हमने किस प्रकार से पढ़ना है। द डिबेट वाज बिटवीन गांधीयन फिलॉसफी एंड नेहरूवियन एंड अम्बेडकराइट स्कूल ऑफ थॉट इज अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो गांधीयन फिलॉसफी डिसेंट्रलाइजेशन की पैरवी करती थी, और नेहरू और अम्बेडकर जैसे लोगों के विचार सेंट्रलाइजेशन की तरफ ध्यान आकर्षित करते थे। उनका मानना था कि इस देश में एक केंद्रीकृत शक्ति होना जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर होना जरूरी है। सो वन वांट्स टू मेक द विलेजेस द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड डोंट एग्री विद दैट। एक जो सेंटर लेवल पे ज्यादा इनेबलिंग जो गवर्नमेंट है, ज्यादा सेंटर जहां पावरफुल होगा,
उसकी पैरवी नहीं करते थे, जबकि वो विलेज लेवल की जो शक्तियां हैं या विलेज लेवल पे लोगों को अधिकार मिले वो ही अपने नेताओं को चुने और फिर ऊपर का स्तर बने। इस तरह की पैरवी एक तरह का तो ये जो गुट है वो करता था। वहीं नेहरू और अंबेडकर जैसे लोग ये भली भांति जानते थे कि भारत में एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक नेशनल इंटीग्रेशन की प्रोसेस अभी चल रही है और कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सोशल चेंज के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे गुट हैं जिनके अभी एस्पिरेशन जागी हैं और उन्हें ज़रूरी है एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो बिना एक पावरफुल सेंटर के पॉसिबल नहीं है। सो ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड, दैट इज द नेसेसिटी। ये दोनों जो पक्ष हैं उनका कहना था और इसके आधार पर ये एक चैलेंज जरूर था भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इसके क्या सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने सॉल्यूशंस के लिए दो आधार देखे। इलेबोरेटली से हम कल की क्लास में देखेंगे, बट सॉल्यूशन के दो आधार थे जो कि कल भी आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। वो पहला आधार था डिस्कशन बाय कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब होता है सभी लोग एक ही बात पर एग्री कर जाएं। इस तरह की भावना रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसके लिए जो भी डिस्कशन करने पड़े वो करेंगे और आखिरकार सभी का एक ही भाव होगा कि हम एक मुद्दे पर एकजुट होकर बात करें और हमारे बीच के डिफरेंस दूर हो जाए। ये तो था डिस्कशन फॉर कंसेंसस, यानी कि इस सिद्धांत को अपनाया गया इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए, और उसके साथ ही प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन भी अपनाया गया। प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन कुछ भी नहीं था, बल्कि ये एक सीधी सी बात करता था कि हमने मिडिल पाथ चुनना है इन केस ऑफ एनी डेडलॉक। तो संविधान बनाने में उसके प्रावधानों को शेप देने के क्रम में अगर दो तरह के पक्षों के बीच कोई भी सर्वसम्मति न बने तो हमें मध्य मार्ग चुनना होगा, यानी कि बीच का रास्ता चुनना होगा। बीच के रास्ते में इस दोनों पक्षों की थोड़ी थोड़ी बातों को जोड़कर हम एक ऐसा प्रोविजन बनाएंगे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का कार्य आगे बढ़ता रहे। तो ये बातें हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कुछ खास पॉइंट्स हैं, इनको समझना जरूरी है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब प्रोसीडिंग चली तो कौन कौन सी डिबेट्स हुई थी, उन डिबेट्स के क्या आधार थे और उनका कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने समाधान खोजा या उन डिबेट्स के हम क्या जवाब दे पाए। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी संविधान की बात की जाए, अगर आपने संविधान के बारे में पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल उठते हों या उसकी जो भी आलोचना होती हो उसके बारे में आप ठीक से अपनी एक विचार बना सकें और एक ठीक से उत्तर दे सकें। ये ज़रूरी है जानना जब हम पढ़ लेंगे इन चैलेंजेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या अपनी राय रखी थी तब। और इस तरीके से हम पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, उसकी फॉर्मेशन है, उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एनालिसिस है, उन सब से होते हुए हम ये बात पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हुआ और हमारी एक बेहतर इसमें समझ बनेगी। तो अगर मुझे लगता है कि आज की क्लास में हमने जो चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्हें ठीक से एक ही बार में देखा। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। और उसके अलावा डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की आपकी क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें ये बताएं कि इस जो हमारी क्लास चल रही है इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आपको इसमें जो भी डाउट आ रहे हो या कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हम ज़रूर उनका जवाब देंगे। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू एंड रिलेटेड टू अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। और हमारे अगर किसी क्लासरूम प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो रिलेटेड टू NDA, CDS, OTA या फिर RIMC, RMS के जो नीचे लेवल के स्कूल लेवल के एग्जाम हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो ये नंबर आपको हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। इफ़ यू गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस क्लास देन प्लीज़ लाइक आवर वीडियो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले समय में हम और भी इस तरह की जो क्लासेस हैं वो लाएंगे और आपका जो सिलेबस का पोर्शन है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।